गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 13 जनवरी 2024 के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जिसको भी ये जो पीडीएफ चाहिए है न्यूज़पेपर का, जिसमें कि सारे यूपीएससी से रेलिवेंट आर्टिकल्स को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम पॉइंट या फिर हमारे लिए जो जीएस पेपर मेंस में जो आते हैं उस बुनियाद से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में जाकर चैनल का, टेलीग्राम के चैनल का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। डेली वहाँ पर जो पीडीएफ है वो मिल जाता है, प्लस इमेजेस, प्लस जो माइंड मैप यूज़ किए जाते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अ ग्रीन फिस्कल ब्लूप्रिंट। देखिए आर्टिकल लिखा गया है मधु वर्मा एंड स्वपन मेहरा के द्वारा। आर्टिकल पेज नंबर 1 से लेकर एडिटोरियल पेज तक कुछ भी ऐसा खास नहीं था जिसको हम बोल सके कि यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है। हाँ, आपको अगर वैसे पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें जो कि काम नहीं आने वाली है तो वो टाइम वेस्ट ही चीज़ है। इससे अच्छा है कि हम अपने टाइम को कहीं और अच्छी जगह पे यूज़ करें। तो यहाँ पर बात की जा रही है ग्रीन फिस्कल ब्लूप्रिंट की। एडिटोरियल पेज से ये है, फाइनेंस कमीशन नीड टू बिकम एन एजेंट फॉर इंडियाज़ क्लाइमेट रेडीनेस। देखिए ये क्या कह रहे हैं, फाइनेंस कमीशन की हमें बात समझ में आई है, फिर हमें कुछ देखने को मिला है फिस्कल ब्लूप्रिंट के बारे में बात हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो फिस्कल क्या होता है। फिस्कल जो है वो एक टर्म है इकोनॉमी की, राइट, जिसका मतलब होता है करंट ईयर, यानी कि फिस्कल क्या होता है, एनुअल। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से जो ईयर चलता है वो होता है आपका फिस्कल ईयर, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन क्या है। फाइनेंस कमीशन क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। येस, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके अलावा हम देखेंगे इसका काम क्या है। फाइनेंस कमीशन जो होता है वो 5 साल के लिए बनता है, ठीक है। अब 5 साल में इसका काम है कि जो भी स्टेट टू स्टेट ट्रेड हुआ है या जो भी टैक्स आए हैं उन सारी चीज़ों को इसको इकट्ठा करना, और फिर जो सेंटर में जीएसटी जो आती है, जीएसटी को यहाँ पर सेंटर प्लस जो स्टेट होगा उनमें अकॉर्डिंगली बांट देना कि ठीक है आपको 20% चाहिए, आपको 30% चाहिए, कुछ इस तरीके से हम आपको बांट के दे रहे हैं। ये होगा आपका फाइनेंस कमीशन का काम। अब इसी फाइनेंस कमीशन ने, देखिए रिसेंट ईयर में क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो एक लीडिंग पार्टिसिपेंट बन रहा है ग्लोबल एफर्ट में, ताकि जो क्लाइमेट है उसको इम्प्रूव करा जा सके, राइट। क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे इंडिया की पार्टिसिपेशन देखी जा रही है, चाहे वो COP28 का हम देख सकें, चाहे वो फिर प्लस क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस होती है, पेरिस अग्रीमेंट होता है, उसमें हम देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दुबई का जो अग्रीमेंट हो रहा है उसमें हम बात कर सकते हैं। तो इंडिया हर जगह है, इंडिया दिखा रहा है कि कैसे मैं हूं जो क्लाइमेट के लिए यहाँ पर चेंज लाना चाहता हूं। लेकिन क्योंकि मैं एक इमर्जिंग कंट्री हूं, क्योंकि मैं एक डेवलपिंग नेशन हूं, तो इसी वजह से मुझे टाइम चाहिए। चाहे फिर हम 2047 का यहाँ पर लिमिट रह रहे हैं, चाहे फिर हम 2070 का नेट जीरो होने के लिए कार्बन की जब बात आती है तो 2070 की हम टारगेट ले रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि ठीक है इंडिया इस प्रकार से काम कर रहा है। लेकिन अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ पे हुआ है। देखिए फॉरेस्ट एक ऐसी चीज़ है ना जिसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंजर्व नहीं करेंगे तो जो और समस्याएं हैं वो तो आएंगी ही, यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या तो इससे आएगी, लेकिन जो और प्रॉब्लम्स है इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। सोयल का हमें पता है कि सोयल का कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, मिट्टी बहुत ढीली हो जाएगी, पेड़ नहीं होंगे। तो दूसरी बात, जो आप वुड को काटेंगे, अगर उसको जलाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी कार्बन होती है जो रिलीज़ होगी, कार्बन रिलीज़ होगी तो अगेन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इसी वजह से हमें बहुत सारे रीजंस की वजह से फॉरेस्ट के ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको कंजर्व करना पड़ता है, संरक्षित करना पड़ता है, यानी कि उनका संरक्षण यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये समझ में आता है। और ये शुरुआत की गई थी 12th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जिसने पहली बार 2005 से लेके 2010 तक यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए अक्रॉस जो स्टेट्स हैं उनके लिए 1000 करोड़ रुपए दिए कि आप अपने अपने फॉरेस्ट, हम आपको पैसा देंगे, आपकी जिस जिस स्टेट में फॉरेस्ट है, जिस जिस स्टेट में जंगल है, उनको यहाँ पर संरक्षण कीजिए। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल कमीशन आता है 13वां फाइनेंशियल कमीशन, जो कि 2010 से लेके 2015 तक चलता है, ये 13 फाइनेंस कमीशन। अब ये 1000 की लिमिट को बढ़ा के कर देता है 5000 करोड़। तो ये हमें देखने को मिला। फिर जो 14th फाइनेंशियल कमीशन यहाँ पर आएगा 2015 से लेके 2020 तक, अब वो इस लिमिट को कहता है कि मैं ऐसे लिमिट करता ही नहीं। हम क्या करते हैं कि जो जितना भी जीएसटी या जितना भी टैक्सेस वगैरह का यहाँ पर आता है उसमें से जो 7.5% होगा उसको हम देंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। अब 7.5 में से भी रिस्पेक्टिवली स्टेट पे डिपेंड करेगा कि उनको कितना पैसा मिलेगा। ओके, अब इसको ईजी बनाते हैं थोड़ा सा।
क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए 1,000 रुपये है। अब 1,000 का 7.5 कितना होगा, यहाँ पर होगा 75 रुपीज़, राइट। तो ये जो 75 रुपये होंगे ना, इनमें से ये बात बोली गई है कि कोई स्टेट ऐसी है जिसको 10 रुपये चाहिए, क्योंकि उसके जो लैंड है फॉरेस्ट का अंदर में, वो हम बोल सकते हैं 10 किलोमीटर के अंदर है, उसको इतना चाहिए, या फिर और कम मान लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल, ये कोई ऐसा नहीं होगा, इतना कम पैसा नहीं मिलता है। 7.5 कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा होगा, 7.5 करोड़, 1,000 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा ये अमाउंट होगा, जस्ट ईजी बनाने के लिए। तो ये स्टेट को हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश। फिर हम जाते हैं झारखंड की तरफ, जिसमें और ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया, तो हम बोलते हैं कि नहीं, उनको यहाँ पर 25 रुपीज़ चाहिए। तो इस अकॉर्डिंगली जितना भी पैसा यहाँ पर आएगा 7.5% का, उसको यहाँ पर अलग अलग स्टेट में बांट दिया जाएगा जितनी उनकी ज़रूरतें हैं, राइट। तो उस तरीके से फिर यहाँ पर आता है 15th फाइनेंस कमीशन। अब ये 15th फाइनेंस कमीशन कब से कब तक रहेगा, 2021 से लेके 2025-26 तक यहाँ पर रहना था। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है ना, ये जो 7.5% की इसने बोला था कि हम इतना यहाँ पर देंगे, ग्रांट करेंगे, उसको बढ़ाकर कर दिया है 10%। ये जो पूरा का पूरा जो सेंट्रल टैक्स पूल होता है, यानी सेंटर में जितना भी टैक्स यहाँ पर आता है, इकट्ठा होता है, उसमें से 10% जो होगा वो अब इकोलॉजी के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। तो इकोलॉजी के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए, इसके अलावा जो फॉरेस्ट है उनके कंजर्व करने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। कुछ पैसा ऐसा होगा जो स्टेट को खुद ब खुद लगाना होगा, कुछ पैसा ऐसा होगा जो सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट, उनके लैंड को ध्यान में रखते हुए। तो ये सही बात दिखाई दे रही है। फिर कहते हैं कि लास्ट ईयर नवंबर में गवर्नमेंट ने 16th फाइनेंशियल जो कमीशन है उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर अग्री किया कि क्या टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए 2026 से लेके 2031 तक। उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी ये इंडिया के लिए थोड़ा क्रिटिकल टाइम है, तो इन्हीं के लिए यहाँ पर एडवाइस देते हुए ऑथर बोल रहे हैं कि अभी इंडिया का जो फाइनेंस कमीशन उसको क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो जो इंडिया का पेरिस अग्रीमेंट है उसमें इंडिया ने ये कमिटमेंट ली हुई है कि इंडिया जो ग्रीन हाउसेज है इंडिया की, उसको 35 से 36% तक कम करेगा, ग्रीन हाउस जितनी अभी हम कमीशन इसको करते हैं, निकालते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा जो है वो है कि एडिशनली हम जो कार्बन सिंक है, यानी कितनी कार्बन को ख़त्म करेंगे, वो बढ़ाएंगे 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक। ठीक है, तो 3 बिलियन टन तक इसको बढ़ाया जाएगा CO2 को बाय 2030। तो 2030 तक का ये दूसरा टारगेट हमने लिया हुआ है। तो इसी वजह से जो फाइनेंस कमीशन 16 है उसको एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वो निभा रहा है कि ये जो हमने मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं उनका कैसे इस्तेमाल करके ये जो हमने टारगेट रखे हुए हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। तो इसी वजह से ये जो कमीशन है उसको काफ़ी मेटामॉर्फाइज करना पड़ेगा। मेटामॉर्फाइज क्या होता है, कैटेगराइज करना, कि चीज़ों को बांट देना। एक चीज़ यहाँ पे इतना पैसा यहाँ पर लगेगा, इस स्टेट में लगेगा, यहाँ पे ये पैसा लगेगा। इस तरीके से जो कन्वेंशनल होता था फिस्कल का एट्रीब्यूशन इंडिया के क्लाइमेट रेडीनेस के लिए, उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करना पड़ेगा, मेटामॉर्फिक करना पड़ेगा। और कंट्री को एक फिस्कल ब्लूप्रिंट की ज़रूरत है जो इकोनॉमिक ग्रोथ पर तो ध्यान देगा ही देगा, लेकिन साथ में वो क्या करेगा, ग्रीन, यानी कि जो ग्रीन इकोलॉजी या एनवायरनमेंट के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देगा। और इसी वजह से जो फाइनेंस कमीशन 16 अभी आने वाला है तो वो एक बेस्ट प्लेस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म काम कर सकता है अभी जो इतनी ज़्यादा नीड है, क्रिटिकल नीड जो है यहाँ पर इस चीज़ के लिए। तो ये एक कहीं ना कहीं इस तरफ से यहाँ पर इनके लिए एक सजेशन दिया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले आर्टिकल जो कि एक्सप्लेन पेज से पूछ रहा है द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ओरिजिन। देखिए 150 साल इस साल हमारे होने वाले हैं इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बने हुए। और हम देखते हैं कि 1864 का वो टाइम था जब इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े 2 स्टॉर्म यहाँ पर आते हैं। तो जो 2 क्या थे, ये साइक्लोन थे। और ये जो 2 साइक्लोन थे, ये एक यहाँ पर लगता है कोलकाता में और दूसरा जो था वो था यहाँ पर आंध्रा के कोस्ट के ऊपर। और ये इतना खतरनाक हुआ था कि माना जा रहा है कि लगभग यहाँ पर 80,000 ऐसे लोग थे जिनको यहाँ पर इससे नुकसान हुआ, जो इससे पीड़ित हुए। इसके अलावा फिर हम देखते हैं 1 साल बाद यहाँ पर सीवियर ड्रोट देखने को मिले, हमें सूखा बहुत ज़्यादा देखने को मिला ऑल ओवर इंडिया। तो ये क्या भूमिका निभाता है, ये क्या कर देता है कि इंडिया में स्टारवेशन को बहुत बढ़ा देता है। अब स्टारवेशन क्या होता है, भूखमरी, यानी कि अगर सूखा पड़ रहा है, कोई फसल बन नहीं रही है,
तो इंडिया में ज़्यादा स्टारवेशन देखने को मिलेगी ना, भूखमरी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर अंजलि मरार जो इस आर्टिकल को लिख रही है वो बता रही है कि ये कोई नई बात नहीं थी इंडिया के लिए, ऐसा तो इंडिया में होता ही था उस समय पे जब हम 1866 में जाते हैं, 1870s में जाते हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत यूजुअल था कि बहुत सूखे पड़ते थे, फेमाइन होती थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ते ही थे। और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडिया के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर एंशिएंट पिक्चर्स में भी जाकर तो बहुत पतले आपको दिखाई देंगे, सूखे दिखाई देंगे। कारण यही है कि माल न्यूट्रिशन से लोगों की डेथ होती थी, जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या फिर मैं बोलूँ कुपोषण की जो कमी हो जाती है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की डेथ होती थी, भूख से लोगों की डेथ होती थी। तो इसी को थोड़ा सा ठीक करने के लिए 1866 में पहली बार इस बात पे रियलाइजेशन किया गया कि कहीं ना कहीं इंडिया तैयार नहीं रहता है। अगर उसको पहले ही पता चल जाए कि ऐसा कुछ होने वाला, अगर वो मौसम को समझे, रियलाइजेशन होए, तो उसके बाद में हम पहले तैयार रह सकते हैं कि क्या करना है, कैसे उस चीज़ को पहली बात तो मेज़र करना है, फिर उसको कैसे इफ़ेक्टिवली यहाँ पर मिटिगेट करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है, रिस्क वगैरह को कैसे हैंडल करना है। हो तो गया है, रोक तो नहीं सकते हो आप उसको। तो इन सारे के सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम हो सकता है अगर यहाँ पर कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो। तो उसी वजह से यहाँ पर सबसे पहले बनता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि आज 150 साल का हो गया है। और ये जो डिपार्टमेंट बनेगा ये बनता है जनवरी 15 को। 149 ईयर का है, 2 दिन और रहते हैं, 150 साल का ये होने वाला है। अब इसका काम क्या है, आप बहुत बार न्यूज़ में देखेंगे IMD ने ये बोला कि मानसून आने वाली है, बहुत ज़्यादा बारिश इंडिया में होगी 3 दिन। फिर हम देखेंगे IMD की वजह से वार्निंग आई है, कोई साइक्लोन आ सकता है। तो IMD जो है इंडिया में उसका काम होता है यहाँ पर एटमॉस्फेयर के ऊपर नज़र रखना, यानी कि जो भी आपका एटमॉस्फेरिक कुछ भी कंडीशंस आती है, चाहे उसमें हवा तेज़ चल रही हो, चाहे उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने का काम होता है IMD का। और उसी के बाद हम देख पाते हैं कि 1850s के बाद में जब IMD बन जाता है 1866 में, यानी कि 1870 के बाद हम देखेंगे कि कैसे 1850 से 1870 के बीच में साइक्लोन आते हैं और बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, लोगों की मौत होती है, भूख से मरते हैं। लेकिन जो 70 के बाद से लेके आज तक का टाइम है ना, इनके बनने के बाद इतना सक्सेसफुली इस IMD के डिपार्टमेंट ने काम किया है, मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट ने, कि अभी जो साइक्लोन या जो भी दुर्घटनाएं होती है उससे इंडिया के अंदर जो डेथ का रेशो था वो इतना लो हो गया है कि बहुत मिनिमाइज है। कि अगर हम काउंट भी करें एक तरीके से, अगर हम कंपेयर भी करें दोनों को, तो ये दिखेगा भी नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिएबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन के जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, जो उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज से बनाई है 1850 से लेके, और लार्जली ये किसका विंग था, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम का। क्योंकि हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे जो IMD के यहाँ पर डायरेक्टर बनते हैं वो कौन बनते हैं, IMD के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर बनाया जाता है, जिसमें HF ब्लैंडफोर्ड पहले इंपीरियल मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर बनते हैं, जो कि जनवरी 1875 में यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करते हैं। इनकी जो फोटोज़ ली गई है वो ली गई है 100 ईयर्स ऑफ वेदर सर्विस IMD, तो ये आप उनका यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई और बहुत बड़ी बातें नहीं बताई गई हैं, और ये हमारी थोड़ी सी जो न्यूज़ थी, हमें प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा पता होना चाहिए था। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है CPI डाटा, आर यू बेटर और वर्स ऑफ ओवर द लास्ट 5 और 10 ईयर्स। सबसे पहले CPI डाटा या रिटेल जो होता है वो क्या होता है, देखिए द हिंदू में भी फर्स्ट पेज पे यह बात बताई गई है कि कैसे जो CPI या रिटेल का जो प्राइस है वो 5.7% से यहाँ पर बढ़ गया है। लेकिन उसमें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पहली बात तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या इन्फ्लेशन, या फिर रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है, RI क्या होता है। तो जो भी आपका जो फूड प्राइसेस होते हैं उनमें जो इन्फ्लेशन जाता है वो होता है आपका रिटेल इन्फ्लेशन। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। हम देखेंगे दिसंबर 2022 में ये 5.72 था, और दिसंबर के यहाँ पर हम देख पाएंगे नवंबर के बीच में 5.69 ये आता है, और दिसंबर 2023 का अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5.7% ये अगेन पहुँच चुका है। अब इसी को RBI बेस मानती है जब वो अपना इन्फ्लेशन को, जर्नल को इंडिया में देती है। अभी हमें पता है कि इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है, 5.67 पे ये पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं RBI की जो रेट है कि
यहाँ पर होता है 2 प्लस माइनस यहाँ पर आएगा कि क्या 4, यानी कि अगर 2 तक भी है इन्फ्लेशन रेट तो भी चलेगा। आइडियल कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए। अगर 6 तक है तो गलत है, उसको 4 पर लेके आओ। 6 से ऊपर है तो आरबीआई क्या करेगी, उसको गवर्नमेंट को जाके, अगर 3 महीने से लगातार 6 से ऊपर इन्फ्लेशन रह जाएगा तो गवर्नमेंट को उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो इसको कब क्यों नहीं कर पाए हैं। क्या ऐसा अभी होता है? हाँ होता है। कोविड के अंदर हमें पता है कितने दिनों तक यहाँ पर 7+ इन्फ्लेशन जो रेट है वो रह गया है। फिर देखते हैं कि ये लेटेस्ट डाटा दिखा क्या रहा है। देखिए जो लेटेस्ट डाटा है ना आरबीआई का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्फ्लेशन को दिखा रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें 2015 से लेके 2023 तक के डाटा में, तो हम देखेंगे कि हर साल कहीं ना कहीं 5.8 से बढ़ के 4.9 ऐसे कुछ ना कुछ परसेंट जो है महंगाई बढ़ रही है। और अगर मैंने 5 पॉइंट यहाँ पर बोला है तो इसका मतलब है जितना 2022 में एक चीज़ अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रुपए की होती थी तो अब वो 5 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि अब वो क्या होगी, 5 रुपए की आपको मिलेगी, 5 टाइम्स मोर। तो ये होता है कि 5 टाइम्स मोर करके 5 गुना बढ़ा के 6 रुपए की वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये होता है इन्फ्लेशन। तो कोई चीज़ अगर 2015 में यहाँ पर 100 रुपए की मिलती थी तो आज अगर हम उसको निकालें तो बोला जा रहा है कि 22% से ज़्यादा ये बढ़ चुका है। यानी आज अगर हम देखेंगे तो वो आपको 122 रुपए से लेके 148 रुपए की अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि वो कितने की आज मिल रही है 2023 के अंदर। तो ये होता है इन्फ्लेशन, ये होता है महंगाई। 5-10 सालों से ये बढ़ रही है लगातार, 48% से ज़्यादा ये बढ़ चुकी है। अगर हम 2013 से जो डाटा है उसको कंपेयर करें यहाँ पर, और जर्नली जो ये मार्क है ये और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर क्वेश्चन की क्या बात है कि इन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्या जो सैलरी है 2019 से लेके स्टार्ट से लेकर आज तक, क्या वो 32% से ज़्यादा बढ़ी है? यानी जितनी महंगाई बढ़ रही है क्या उतना ही आपके पास पैसे जो सैलरी है उसकी पावर भी बढ़ रही है? और ये भी माना जा रहा है कि क्या जो टोटल अगर हम सभी इन्फ्लेशन प्राइजेस को कैलकुलेट करें तो जो कि 64% तक बन जाता है आपका इन्फ्लेशन का रेट 2010 के बाद से, तो क्या आपकी जो सैलरी है वो 64% बढ़ी है? और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है वो ये दर्शा रहा है कि कैसे जो इंसान है उसके लिए खराब होता जा रहा है, क्योंकि सैलरी तो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही है। बहुत ही फ्यू लोगों की ऐसे सैलरी बढ़ी होगी, बहुत ही कम लोगों की, गिने चुने लोगों की। तो इसी वजह से लोगों के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है वाई HPV वैक्सीन पुश मैटर्स। देखिए सबसे पहले सर्विकल कैंसर की यहाँ पर बात हो रही है जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है। सेकंड नंबर पे आता है वुमेन्स में इंडिया में। पहले नंबर पे क्या आता है? पहले नंबर पर यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर है जो कि इंडिया की औरतों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर किसको बोलते हैं? उसके लिए हमें जो फीमेल रिप्रोडक्शन ये जो सिस्टम है आपका पूरा, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या होता है। ये होती है आपकी ओवरीज, यानी कि ये जो दो आप देख पाएंगे यहाँ पर फीमेल के जो एग्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जब वो चलते हैं यहाँ से एग आप देख पाएंगे जो कि जन्म से ही एक कैलकुलेटेड फॉर्म में यहाँ पर होंगे, और ये होती है आपकी फिलिपियन ट्यूब। तो ये जो फिलिपियन ट्यूब है यहाँ से होते हुए एग यहाँ पर आएगा और वो कहाँ पर आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके यूट्रस में। ये जो आप भाग देख पा रहे हैं यूट्रस का, इस यूट्रस के अंदर आ जाता है और इसी यूट्रस में आकर स्पर्म के साथ अगर वो मिल जाता है यहाँ से जाते हुए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेबी फॉर्म होना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अब हमें कुछ और पार्ट्स को भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या है, यूट्रस तक हमें समझ में आ गया, फिलोपियन ट्यूब समझ में आ गया, यहाँ पे यूट्रस है, ठीक है, ओवरीज है यहाँ पे, दैट्स ग्रेट। और ये होता है आपका जो ये स्टार्टिंग का जो भाग है यहाँ तक के लेके, ये क्या होता है? ये होता है आपका वजाइना। और ये जो आपका बीच का पार्ट है, यानी दोनों जो ये आपके मिल रहे हैं लेबिस, ये होते हैं आपके सर्विक्स। तो जो सर्विक्स होते हैं और जो ये येलो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये होता है सर्विकल कैंसर। यानी जो सर्विक्स के अंदर यहाँ पर कुछ अलग तरीके से सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, वो फॉर्म करते हैं सर्विकल कैंसर को यहाँ पर मिलके।
तो ये सर्विकल कैंसर पूरा है। अब हम इसको समझेंगे इसका होने का कारण क्या है, कौन से ऐसे वायरसेस है जिनकी वजह से ये होता है। तो ये पता चल रहा है कि HPV यानी कि जो आपका है यहाँ पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसकी वजह से सर्विकल कैंसर होता है। और उसी के लिए यहाँ पर पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि बहुत ही बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर जो ये देखा जा रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पर वैक्सीन बनाई जा रही है। यानी कि एक वैक्सीन बन चुकी है। किसने बनाया इस वैक्सीन को? बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्हीं ने कोवैक्सीन भी बनाई थी कोविड के टाइम पे। तो ये वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन अब इनको एक तरीके से क्या किया जाएगा, एक गवर्नमेंट का यहाँ पर पूरा का पूरा मैकेनिज्म होगा और एक बहुत ही बड़े स्तर पर ये इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन का, उसको यहाँ पर चलाया जाएगा। तो ये यहाँ पर पता चल रहा है सबसे ज़्यादा कि किनको ये दिया जा रहा है, 9 से लेकर 15 साल की लड़कियों के ऊपर यहाँ पर फ्री में इनको स्कूल के अंदर ये प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि, क्योंकि एक प्रिवेंटिव वैक्सीन है, ठीक है। आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो जो HPV से जो अभी तक कोई भी, उनको मैं बोलूँ अगर कि अभी तक वो लोग नहीं सामने उनको अगर आया है, अभी तक फेमिलियर नहीं हुई है, तभी उनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा काम करेगा। और एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोग्राम है ये 2007 में ही शुरू कर दिया गया था उनके द्वारा, और जहां उन पर ये 22% तक उनकी पॉपुलेशन को, फीमेल को ये हो चुका था, अब वो डाउन आके 1% तक ही रह चुका है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टिव है, यानी कि काम अच्छे से करता है। फिर हम देखेंगे कि क्या जो इंडिया की फीमेल है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है 15 साल से ऊपर की लड़कियों को क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसा मानना है कि जो इंडिया में या कहीं पे भी जो फीमेल्स या जो बच्चियां है वो यहाँ पर सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी हैं, वो ऑलरेडी जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से 98% जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी HPV का जो कोई एक वेरिएंट है उससे फेमिलियर हो चुकी हैं। अब अगर उनके ऊपर ये कम काम करेगा, लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो उसको ले तो उनको लेना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसका एक वेरिएंट नहीं है। किसी एक वेरिएंट से आप फेमिलियर हो सकता है कि जो दूसरे जो स्ट्रेन आएंगे, इसके जो दूसरे वेरिएंट आएंगे, आपको वो नहीं देंगे कैंसर फिर यहाँ पर। तो यह क्या करना चाहिए कि जो वैक्सीन है ये प्राइवेटली भी आपको मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी, प्राइवेटली आप किसी भी वहाँ पर जाके 2000 रुपये इसका एक डोज का कॉस्ट है। फिर आप बोलेंगे कि क्या एक ही डोज लेनी ज़रूरी है, क्या एक ही डोज देनी चाहिए? नहीं, WHO का बोलना है यहाँ पर कि देखिए कम से कम 2 डोज यहाँ पर लेने चाहिए अगर आप अडल्ट हो चुके हो तो। और अडल्ट कौन होता है? 15 साल से लेकर 49 ईयर्स ऑफ एज। 49 ईयर्स के बाद लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस एज ग्रुप में हो तो आपको 2 डोज लेनी चाहिए। हालांकि WHO खुद ही कहता है कि अगर आप 15 ईयर से कम हो, यानी कि अडल्ट में अभी हो, तो आपको कितना लेना चाहिए डोज? 1 डोज ही आपके लिए काफ़ी, यानी कि एक जो वैक्सीन का इंजेक्शन होगा वो बहुत होगा। फिर यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया। अब मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि 49 से यहाँ पर अबो को लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ बताया गया है। उनको बोला गया कि हर 5 साल के अंदर उनको अपना HPA का DNA टेस्ट करवाते रहना चाहिए कि उनको कोई अभी तक ऐसा कुछ शुरू तो नहीं हो गया है, कैंसर स्टार्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि इसकी अलग अलग स्टेज है। स्टेज 1 में बहुत छोटा होता है, स्टेज 4 तक ये बिल्कुल इरिवर्सिबल हो जाता है कि उसको नहीं कर सकते, फिर इसको निकालना पड़ेगा आपको, या जो हिस्टेरेक्टमी है वो यहाँ पर करवानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर हम देखेंगे कि इंडिया के जो कैंसर के स्टेटिस्टिक्स हैं वो कितने हैं। देखिए मेल्स के अंदर यहाँ पर इंसिडेंट 6.46 लाख जो मेल्स हैं उनको कैंसर देखे गए हैं। फीमेल्स में भी ऑलमोस्ट अराउंड सेम ही नंबर है, कंबाइंड लगभग 13 लाख लोग यहाँ पर, या 14 लाख जो लोग हैं उनको कैंसर हो रहे हैं। डेथ देखे जाए तो लगभग अराउंड हम देख पाएंगे कि 60% से ज़्यादा लोग जिनको कैंसर हो जाता है उनकी डेथ यहाँ पर देखी जा सकती है। फिर सर्विकल कैंसर की बात करें तो 1,23,000 इंसिडेंट यहाँ पर आते हैं एनुअली, और उनमें से 77,348 डेथ देखने को मिलती हैं। सबसे कॉमन ये है, तो आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा ह्यूज ये नंबर है जो यहाँ पर बच नहीं पाते हैं। फिर HPV जो वायरस है उसकी वजह से और क्या क्या कैंसर हो सकते हैं, जैसे ओवरी का कैंसर हो सकता है 6.7% में, सर्विकल 18.3%, ब्रेस्ट 26.3%, लिप ओरल कैविटी 4.6%, कोलेट्रल 3.7%। सबसे ज़्यादा मेल्स में कहाँ है? स्टमक कैंसर मिलता है, कोरेक्टल कैंसर मिलता है, ओसिफेगिस कैंसर मिलता है यहाँ पर 6.2%। उसके बाद हम देखेंगे लिप ओरल कैविटी 16.2%, और लंग्स जो है वो यहाँ पर 8% ड्यू टू
वेरियस रीजन, स्मोकिंग जिनमें से एक है। और फिर हम देखते हैं कि कंबाइंड ब्रेस्ट जो है वो 13.5% यहाँ पर है, और ये कुछ है जो कि 2020 का एस्टिमेट है ग्लोबो कैम की वजह से कि इतने ज़्यादा केसेस यहाँ पर एक साल के अंदर आए हैं, और जिनमें से फिर से मैं बोल रही हूँ कि 60 से 70% लोग जो है वो इनसे बच नहीं पाते, उनका डेथ हो जाता है। तो इन्हीं की वजह से वैक्सीनेशन अगर आप करवा लेते हैं तो 99% ऐसे लोग होंगे जिनको कभी ये कैंसर नहीं होगा अगर उनको वैक्सीनाइजेशन यहाँ पर करवा दी जाएगी। तो इट्स अ गुड, मैं आपको बोलूँगी कि बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट यहाँ पर ले रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है, और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जस्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को याद रखिएगा। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब हम AMR की बातें करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम बनी हुई है, इसी तरीके से सर्विकल कैंसर इंडिया में एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फिलहाल है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बात कर रहा है द स्टोरी ऑफ नासिक काला राम टेम्पल विजिटेड बाय PM मोदी। तो सीधी सी बात है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री के लिए काला राम टेम्पल है कहाँ पे, नासिक के अंदर है। यहाँ पर कौन गया, प्रधानमंत्री गए हैं, और गोदावरी जो पंचावटी के एरिया में है उसके बैंक के ऊपर ये बना हुआ है। तो रोड शो यहाँ पे किया जा रहा था। पंचावटी क्या है, देखिए पंचावटी का जो आपको मिलता है उदाहरण वो मिलता है रामायण के अंदर। रामायण में बताया गया है कि जब यहाँ पर राम जी वनवास में जाते हैं तो उस समय पर वो क्या करते हैं, एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर वो रुकते हैं। क्या नाम है इस फॉरेस्ट का, डंडका कराना। तो वो जो डंडका कराना है फॉरेस्ट है, वहाँ पर 5 यहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, और ये पंचावटी जो है वो उस डेंस फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पर 5 बनियान के यहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, उन बनियान के पेड़ों के बीच में एक कुटिया बनाई गई थी यहाँ पर राम जी के द्वारा, और ऐसा माना जाता है कि ये वो पंचावटी है जहाँ से रावण ने सीता माता को किडनैप किया था। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इसके अराउंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दलित सत्याग्रह भी होता है। देखिए अगेन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1930 में हम देख पाते हैं कि BR अम्बेडकर जो कि खुद एक सोशल एक्टिविस्ट थे, वो उनके साथ मिलकर एक मराठी टीचर और जो सोशल एक्टिविस्ट थे पंडुरांग सदाशिव सेने, उनके साथ जिनको सेने गुरुजी के नाम से भी जाना जाता था, दलित्स को हिंदू टेम्पल में एंट्री के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और ये मूवमेंट चलाते हैं। तो कहाँ चलाते हैं, कालाराम टेम्पल के बाहर। तो बहुत दिनों तक यहाँ पर लोग रेज करते हैं, स्लोगन्स गाते हैं। फिर हम देख पाएंगे कि और भी इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लोगों में एक ऐसा टाइम आ गया था कि कहीं ना कहीं सिचुएशन हाथ से चली गई थी, क्योंकि रामनवमी था और लोग यहाँ पर बाहर बैठे हुए थे, कह रहे थे हम भी एंट्री करेंगे दलित लोग। लेकिन जो दूसरे लोग थे जब वो मारा मारी पे आते हैं तो खुद यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आते हैं, और वो जब यहाँ पर आकर बोलते हैं कि सिचुएशन को हैंडल करते हैं। कहाँ से पता चलता है, ये जो बुक लिखी गई है धनंजय खेर के द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन 1954, उसमें इसको अच्छे से बताया गया। और मैं फिर से आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आ सकता है, तो प्रीलिम्स में आने के इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। क्या ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, नहीं, ऐसा जो हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बुक है आपकी, ऐसा कोई इंसिडेंट उसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट में है तो पता होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि इनका नाम कालाराम टेम्पल क्यों रखा गया है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि जो आइडल है यहाँ पर राम जी है, लक्ष्मण जी है, सीता माता है, तो ये इसी वजह से है क्योंकि ये एक सपना आया था यहाँ पर जिन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को बनवाया, जिन्होंने इस टेम्पल को बनवाया, और उनको यहाँ पर सरदार रंगाराव ओढेकर जो थे उन्होंने इस एफर्ट को किया, और 1792 के अंदर ये टेम्पल बनता है। 1792 में बनता है कि यहाँ पर गोदावरी के अंदर उनको एक सपना आता है कि कैसे गोदावरी में राम जी की ब्लैक आइडल्स की यहाँ पर मूर्ति उनको मिलते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो उठ कर गए तो सही में उनको ये 3 मूर्तियां मिली, और उसके बाद उन्होंने इस टेम्पल को यहाँ पर बनवाया। और जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो आइडल्स है, जहाँ पर ये जो मूर्तियां हैं, इनका कलर काला है, तो इसी वजह से इनका जो टेम्पल है वो भी यहाँ पर इसका नाम भी रखा गया है कालाराम टेम्पल। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है इन ताइवान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन द क्वेश्चन ऑफ रिलेशन विद चाइना। देखिए क्या बात की जा रही है कि ताइवान के अंदर प्रेसिडेंशियल के यहाँ पर इलेक्शन होने वाले प्रेसिडेंट के लिए। अब ताइवान है कहाँ, चाइना को देखिए आप, चाइना के नीचे यहाँ पर हांगकांग है और यहाँ पर हमें ताइवान दिखाई देता है, बहुत ही नज़दीक है चाइना से। और ताइवान खुद को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, और चाइना जो है वो कहता है कि नहीं आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप मेरा ही एक पार्ट हो। फिर हम देख पाएंगे कि ताइवान
को जो सिक्योरिटी मिल रही है कि ताइवान इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद भी चाइना जैसी कंट्री के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, वो मिल रही है क्योंकि यूएस के द्वारा इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो क्योंकि बहुत सारी जो यूनाइटेड नेशन की कंट्रियाँ हैं वो ताइवान को यहाँ पर एज अ कंट्री मान चुकी हैं, इसी वजह से यूएसए यहाँ पर इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। अब यहाँ पर दो कैंडिडेट उठे हुए हैं। एक कैंडिडेट ऐसा है जो कि प्रो चाइना है, जो कि अभी आया है पोजीशन में। दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जो कि अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ पर रूलिंग पार्टी में है, और उनका नाम हमें यहाँ पर समझ में आता है कि नाम शायद मैं गलत प्रोनाउंसिएशन जो हो सकती है वो गलत यहाँ पर ले सकती हूँ। तो जो ये कैंडिडेट है प्रोग्रेसिव पार्टी से, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से, ये यहाँ पर उठने वाले हैं कुओमिटेंग नाम से। तो विलियम लाई जो होंगे, एक यहाँ पर होंगे विलियम लाई, दूसरे होंगे कुओमिटेंग लाई। तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो, लेकिन थोड़ा सा समझ जाइए कि एक प्रो चाइना यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर क्या होगा, एंटी चाइना होगा। तो एक जो है शायद उनके जीतने की आशंकाएं ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो एक सर्वे कराया गया था ताइवान में, उसमें पता चला है कि 60% ऐसी पॉपुलेशन है जो खुद को ताइवानी मानती है, यानी कि हम खुद से ताइवान के मेंबर हैं। फिर हम देखते हैं कि 30% तक पॉपुलेशन ऐसी है जो खुद को ताइवान प्लस चाइना दोनों का मेंबर यहाँ पर मानती है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ 10% ऐसे हैं जो चाइना का मेंबर या चाइना का पार्ट ही ताइवान को अभी भी मान रहे हैं। फिर हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, जब कम्युनिस्ट थे यहाँ पर माओ जोडांग, वो पावर में आते हैं 1949 के अंदर में। हमारे यहाँ पे भी करंटली इस टाइम पे कौन चल रहा था, जवाहरलाल नेहरू एज अ पावर में थे। ये क्या करते हैं, इनके जो चाइनीज नेशनलिस्ट थे चियांग काई शेक, वो यहाँ पर क्योंकि वो अलग तरीके से नेशनलिस्ट थे, वो यहाँ पर भाग के चले जाते हैं चाइना की ईस्ट कोस्ट के ऊपर, जो कि ताइवान वाला एरिया है। 180 किलोमीटर ये दूर है मेन लैंड से। तो ये जो आप डिस्टेंस देख पाएंगे क्या, 180 किलोमीटर का यहाँ पर है। फिर जब अर्ली कोल्ड वार चल रही है तो गवर्नमेंट जो बनती है ताइपाई के अंदर, वो अलाई हो जाती है वेस्ट में, यानी कि जो ताइवान उसको पहले ताइपाई बोला जाता था, और वो अलाई कर लेती है वेस्ट के साथ कि हम आपके साथ जुड़ते हैं। और हमें पता है कोल्ड वार किस किस के साथ हो रही थी, कोल्ड वार हो रही थी आपकी रशिया प्लस यहाँ पर यूएसए के साथ, और यहाँ पर चाइना के साथ। तो रशिया और चाइना जो है वो एक साथ मिले हुए यूएसए इनके अगेंस्ट है। तो इसी वजह से जब ये वेस्ट के साथ यानी कि यूएस के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं अलाई कर लेता है, तो यूएस को इसका मिल जाता है सपोर्ट उस समय के बाद में। और सिचुएशन चेंज होती है 1979 में, तो यूएसए जो है वो नॉर्मलाइज कर लेते हैं चाइना के साथ अपने संबंधों को। तो पीपल्स रिपब्लिक जो था उसके साथ वो थोड़ा अपना ठीक कर लेते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं ताइपाई को बीजिंग का पार्ट में। लेकिन फिर वाशिंगटन की जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, उसको ध्यान में रखते हुए फिर से वो एक तरीके से ताइवान को एज अ रिकॉग्नाइज करने से बना कर देते हैं कि जो वन चाइना फॉर्मूला है, नहीं उसके अंदर यहाँ पर ताइवान उसका पार्ट नहीं होगा। बट वो ताइवान खुद अपने एक क्लोज कनेक्शन वो ताइवान के साथ रख सकता है चाइना, लेकिन स्टिल वो उसके अंडर नहीं आएगा। तो ये भी हमें जो यूएसए है उसका एक पार्ट यहाँ पर दिखाई देता है। फिर हम देखेंगे कि आज के टाइम पे क्या है। आज के टाइम पे भी जो ताइवान है वो उसका जो सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना ही है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है। और वो अभी हमें आगे समझ में आएगा कि इसका भविष्य क्या होने वाला है अब जो इलेक्शन के यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं। खैर यहीं पर हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।